क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज करंट अफेयर 1 जनवरी का पहले तो सभी लोगों को, जो इतने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग हम लोग को फॉलो करते हैं, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये अंग्रेजी नया वर्ष है, हमारा जो हिंदू नया वर्ष होता है वो कब से होता है? साका 78 के अनुसार होता है, ठीक। और उसका जो है आपका, देखिए यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक। उसकी जो तारीख होती है वो मार्च 23, 21, 22, 23 में से होती है, ठीक। इसके आसपास आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब होती है। तो चलिए, फिर भी हैप्पी न्यू ईयर तो है ये सभी के लिए। और हम लोग चालू कर लेते हैं अपने मेन एग्जाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए, ठीक। और यहाँ पे आज थोड़ा सा शॉर्ट ही रखने की कोशिश मैं करूंगा ताकि आप लोग एंजॉय भी कर सकें, लेकिन पढ़ाई उससे ज्यादा जरूरी है तो स्किप तो नहीं हो सकता, ठीक। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता देते हैं कि यूपीएससी का 2021 का और ईपीएफओ का 2020 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके 8564880530, 9696066089 पर, ठीक। देखिए, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है? डिजिटल ओशियन, इस ठीक, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, आपका पुलिस संगठनों पर डेटा जो बीपीआरडी ने दिया है, अच्छे और अनुकरणीय व्यवहारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन, तिहान आईआईटी हैदराबाद और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये मैंने अभी पीछे इस सीरीज में कराया भी था, लेकिन चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, न्यूज में आया है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोग को बता देना चाहता हूं कि रजिस्टर एक रखना है, जिसमें जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं उसको लिखिए, ताकि अंत में जो है इसी रजिस्टर को उठा के रिवाइज कर डालिएगा 5-6 बार, बहुत फायदा होगा। मैप बुक रखनी है इंडिया की और वर्ल्ड की ओरियन ब्लैक स्वन, और इंडिया की कौन सी? ऑक्सफोर्ड वाली। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो सिलेबस आपको कंटेस्ट तरीके से याद होना चाहिए। आप लोगों को जो है मेंस यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हमारा फोकस है, तो यूपीएससी के लिए मेंस का जो है आपको सिलेबस होना चाहिए, और प्रीलिम्स का तो यहाँ पे तैयारी होती है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आपको जो मैं इंटरलिंकिंग और एक्सरसाइज बताता हूं, इसको लगातार फॉलो करते रहिए, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा बहुत अच्छा, और आपका एवरेज भी हाई हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो है हमारा टॉपिक है यहाँ पर, वो क्या है? डिजिटल ओशियन का, ठीक। इसमें सिंपल सी चीज क्या है कि हम कुछ कई सारे चीजें करते हुए अपना जो है डेटा, ठीक, बहुत सारी आज डेटा वाली बात होने वाली, बहुत सारी जो है बातें होने वाली है हर्षवर्धन जी से। तो अब इसमें समझ लो कि इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल भी गवर्नमेंट लाना चाह रही है। अभी प्रोटेक्शन बिल है, ये अभी पास नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का या फिर यूपीएससी का, उन लोगों को इसको फिर भी इसके रिकमेंडेशन या क्रिटिसिज्म क्या है वो जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक। देखिए, अब ये मिनिस्टर हर्षवर्धन आपके अर्थ साइंसेस के भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी। ऐसा क्यों है? पहली मैं आप लोगों को लर्निंग दे देता हूं। पहली क्या, ये मतलब कई सारी हो गई, पहला तो न्यू ईयर के हिसाब से ही मैंने आपको बता दिया था एक एक्स्ट्रा पॉइंट। अब देखिए यहां पे क्या है कि हम लोग आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत जो है अपना जो मंत्री परिषद रखते हैं, काउंसिल मिनिस्टर, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। 15% किसका? मान लीजिए जो आपका टोटल पार्लियामेंट का नंबर है, ठीक, उसमें जो है आपका 15% ज्यादा नहीं हो सकता। और ये किस संशोधन के द्वारा लाया गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 91st संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया है। छोटे स्टेट जो है जैसे गोवा, वहां पे कितने हैं? वहां पे आपके जो है, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, 15% जो आपका लोकसभा की जो सीटें हैं उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। लोकसभा में जो आप कितनी सीटें बची हैं? 550, ठीक। पहले 52 थी, अब 2 एंग्लो इंडियन हट चुकी हैं। तो लोकसभा के 15% से ज्यादा की मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। और जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनपे ये क्या है? सिर्फ 7 है। दिल्ली के केस में क्या है? वहां पे भी सिर्फ 7 है। दिल्ली क्योंकि स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है। तो इससे रिलेटेड और डिजिटल में जो है कई डिजिटल का डेटा पूरा बनाना है, 3D 4D इन सब के मामले में, ठीक। वही सारी चीजें उन्होंने बनाई है। हर्षवर्धन देखिए 3 मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए, बहुत ही काबिल आदमी है। इन्होंने एक डिजिटल ओशियन जो है बनाया है, इनक्वाइस के अंतर्गत है। अब इनक्वाइस क्या है आपका? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत, और इसमें भी अर्थ साइंस एंड अर्थ सिस्टम एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंतर्गत जो है इनक्वाइज आपका आता है, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको बनना है प्रशासनिक अधिकारी, और प्रशासनिक अधिकारी को ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार जरा खगालिएगा जाके वेबसाइट पर,
ठीक। अब डिजिटल ओशन क्या है, ये पहली बार हमारे यहाँ बनाया जाए, डिजिटल ओशन डेटा बनाना है, सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ा विजन है डिजिटल इंडिया के लिए। अगर डेफिनेशन कहीं पूछा जाए मेंस वेंस पे, तो आप लिख सकते हो डिजिटल इंडिया बना के हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक डिजिटली सशक्त सोसाइटी में, समाज में, और नॉलेज इकोनॉमी में। ठीक, नॉलेज इकोनॉमी क्या मतलब है, कोई भी अर्थव्यवस्था का कोई भी हम काम करना चाहते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है, इकोनॉमी में आपका जो डेवलपमेंट सभी कुछ आ जाता है। ठीक, तो अब क्या इकोनॉमिक जो होता है वो खाली डिमांड सप्लाई प्रॉफिट की बात करता है और कुछ नहीं, लेकिन इकोनॉमी में बहुत ब्रॉड बेस्ड है ये। तो नॉलेज इकोनॉमी क्या है कि आप नॉलेज का यूज करते हुए सारे जो है डिसीजन लीजिए और इकोनॉमी में सबका कल्याण डेवलपमेंट करें। अब इसमें यही सारी चीजें हैं कि हेट्रोजेनस ओशियनिक डेटा अगर बनाना है, 3D और 4D डेटा बनाना है, कई सारी चीजें हैं इसमें। 4D यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2D क्या होता है, आप एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, तीसरा जो है जेड एक्सिस हो गया, और जो ये चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं सब किस फ्रेम में हो रही है, टाइम के फ्रेम में हो रही है। तो 4 डायमेंशन कौन सा होता है, टाइम का होता है। ठीक, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें। वही सारे डेटा सब बनाना है, सारा मॉडल और फिर उसका एनालिसिस करना है। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि हम सेंट्रल रोल प्ले कर सकते हैं कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अवर ओशियन एंड एक्सपेंडिंग अवर ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। अब ब्लू इकोनॉमी क्या है, गुंटेर पॉली नाम से एक थे, इनकी एक थी 10 साल 10 ईयर्स। ठीक, और 10 साल 100 इनोवेशंस, यानी कि 100 नवाचार और 100 मिलियन जॉब्स, 100 मिलियन जॉब्स। ठीक, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो 10 मिलियन में कितना हुआ, एक आपका 100 लाख यानी कि 1 करोड़, और तो 100 मिलियन में कितना हुआ, 10 करोड़ जॉब। ठीक, तो ये गुंटेर पॉली जी के एक वो है आपका ब्लू इकोनॉमी, एक इनका एक तरीके से आप वो बोल सकते हो, क्या कहते हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन करके आप लोग जो है 10 साल में 100 इनोवेशन करते हुए और 10 करोड़ जो है जॉब्स बना सकते हो। ठीक, इसके अलावा क्या डिजिटल में आपका ओशन डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ ऑल जितने भी लोग हैं उनकी कैपेसिटी, ऑल इंडियन ओशन रिम कंट्रीज जो है, अब इंडियन ओशन आप जान ही रहे हो। ठीक, ये आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या है कि जितने भी आपका ऑल इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज हैं, ये कितनी है इस समय, 22 है। ठीक, इनके बारे में आपको जो है इन सबको जो है कैपेसिटी बढ़ जाए और इनको जो है जो भी ओशन से रिलेटेड इनको डेटा चाहिए सब हम लोग दे सकें, ये वाली बात है। इंडियन ओशन में इंडिया अपना दबदबा बनाना चाहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, वहां पे क्या बनना चाहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशन में। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अब इस पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑल इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो अब यूपीएससी जानते हो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वो किसको एक को डालेगा कि कौन सा नहीं है। तो अब देख लो, एक हमारा जो है प्यारा पाकिस्तान, ठीक, बहुत ही प्यारा है ये, और इसके अलावा जो है दूसरा म्यांमार। ये दो नोटेबल कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशियन रिम में तो हैं लेकिन इस वाली जो है संस्था के अंतर्गत नहीं है। म्यांमार और ये पाकिस्तान जो है ये दोनों नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए बता दिया। डीप ओशन मिशन ये क्या है, एक तरीके का मिशन है, जैसे इसरो ने स्पेस में अपनी जो है पूरी इज्जत बनाई है, सब कुछ किया है, इसी तरीके डीप ओशन मिशन जो है ओशियन में, ठीक, ओशन में उसी तरीके काम करना चाहता है। इसमें आपका मेटलिक नोड्यूल्स के बारे में, आपका जो है सी बेड अथॉरिटी से रिलेटेड वो डीप ओशन मिशन जितना भी कुछ हो सकता है वो सारा इसमें कुछ है। इसके अंतर्गत क्या है, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, वही वाला जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल आपको निकालना है, यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। ठीक, ये सब लिखते रहना प्लीज। इसकी जमैका में जो है आपका वो है हेडक्वार्टर है। आपका सबमर्सिबल जो है व्हीकल बनाने हैं इसके अंतर्गत डीप ओशन मिशन में। आपका इसरो की तरह काम करना है ऑफशोर डीसैलिनेशन, मतलब पानी जो खारा पानी है उसको फ्रेश वाटर बनाना है, इसमें इजराइल मदद करेगा हमारी, और ये सारे काम है इसके अंतर्गत। ठीक, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसमें क्या मतलब है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, जो चीजें हमें इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसको जो है हम खुद बनाए। एक तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पहले भी हो चुका है उसी का फिर से कर रहे हैं। अब ये डेटा जो है इसका हम लोग थोड़ा सा मतलब संभाल के भी रखेंगे, और मेटा डेटा किसको देना है क्या देना है ये सारी चीजें हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑन डेटा, ठीक, किसी डेटा पे
क्या डेटा है हमारे पास, ये बात है। मतलब मान लीजिए एक फोन, टेलीफोन का डेटा है, तो ये टेलीफोन का डेटा कौन सी रीजन में कौन यूज कर रहा है, वीमेन कितने यूज कर रहे हैं, मैन कितना यूज कर रहे हैं, इसका डेटा अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मेटा डेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वहां पे वो पूछ लेगा आपसे, क्योंकि ये बहुत आती है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, वैश्विक टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण गठबंधन है ये। इसमें फिर से हर्षवर्धन जी की मैंने बोला बहुत बात होगी आज, इनको नॉमिनेट कर दिया गया है गावी बोर्ड पर। तो अब ये देखिए, ग्लोबल अलायंस है, संधि है, और वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट होते हैं दोनों, और डिसीजन मेकिंग जो है इसकी जो है सबको पूछ के फिर किया जाता है, और बस वैक्सीन पहुंचाना और इम्यूनाइजेशन करना ये इनका मेन काम है। इसकी एक बोर्ड है जिसमें अब हर्षवर्धन जी को जो है आपका नॉमिनेट कर दिया गया है, ठीक, मनोनीत किया गया है। और ये रिप्रेजेंट करेंगे सीआरओ और डब्ल्यूपीआरओ को, वेस्ट पैसिफिक रीजनल। और अभी तक जो ये सीट किसके पास थी, आपकी मेंथ हथवे जो कि म्यांमार से हैं उनके पास थी। और आपका जो है ये कब तक, 3 साल के लिए करेंगे, 1 जनवरी 2021 से लेके आगे तक है। गावी बोर्ड क्या है कि ये पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन करते हैं, मतलब जो है सामरिक या फिर रणनीतिक डायरेक्शन और पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, और सारे प्रोग्राम आपका बनाना अलायंस का और उसका कार्यान्वयन भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेंबर्स इसके कई जगहों से आते हैं, प्राइवेट से भी होते हैं, पब्लिक से भी होते हैं, आपका इनोवेशन, ये सारे काम करते हैं, ठीक। गावी जो है 2000 बनाया गया, इसको पहले क्या नाम था, चिल्ड्रन वैक्सीन इनिशिएटिव नाम था, जो कि 1990 में बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है गावी अब वैक्सीन पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, सिंपल सी बात है ये। और इसमें जो है कई सारे जो है लोग आके मिलके काम करते हैं, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, कल मैंने पूछा था यूनेस्को में एस क्या है, आज मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिसेफ में सी क्या है, ठीक। वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइज, और इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी हैं, प्राइवेट पार्टी आप समझ लो। और ये गावी जो है एक ऑब्जर्वर स्टेटस है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी, किसकी, WHO में। और बहुत ही अच्छी बात ये है, और बहुत ही मतलब यूनिक बात ये है कि आज इसके भी जो चेयरपर्सन है राइटली, वो कौन है, हर्षवर्धन जी ही है। आज हर्षवर्धन छा चुके हैं पूरे हमारे नए साल पे, ठीक है। तो ये अब देखिए, इसके साथ में ये सारी इनकी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग कंट्री, गवर्नमेंट, ये सारे लोग होते हैं, ठीक। अगला क्या है, अब इसमें डेटा की भरमार होने वाली है, पेन पेंसिल कस के पकड़ लीजिए। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने जो है कुछ डेटा निकाला है कई सारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। अब पुलिस की बात हो रही तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, ठीक, समझ गए बात। अब इन्होंने निकाला है डेटा कि वुमेन पुलिस कितनी हुई है, क्या कांस्टेबल का रेशियो है पॉपुलेशन के अनुसार, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ये सारा है। तो चलते हैं सीधे डेटा पे। सबसे पहले तो ये बता रहा जो बैकवर्ड कास्ट है हमारे यहाँ, दलित, ट्राइबल्स, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जाति, वो कम से कम अराउंड जो है इनका जो पॉपुलेशन में है कितने हैं आपके, 67। बैकवर्ड कास्ट, ठीक, ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट, दलित, ट्राइबल, इन सबको मिला के 67% भारत की पॉपुलेशन है। लेकिन इनका पुलिस फोर्सेस में कितना रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, 51% का है सिर्फ, ठीक। अब देखिए बड़ा रोचक करने वाला डेटा आने वाला है। 14% और जो भी पोजीशन है, चाहे कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत, वो ही सिर्फ दलितों द्वारा जो है 2019 के आखिरी तक सिर्फ 14% ही ये लोग हैं दलित से हमारे पुलिस फोर्स में, समझना मेरी बात, ठीक। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति, ट्राइबल्स, आदिवासी लोग जो है, हालांकि पूरे जो है पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 8.6% है इनका रेशियो। और आपका जो है दलित का कितना है, अराउंड 16% है। बिल्कुल एग्जैक्ट कोई बता सकता है 2011 के अनुसार, बताइएगा, ठीक। तो और ये लोग 8.6 है, लेकिन इन लोग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 12% है, ठीक। ये 16 है लेकिन इनका सिर्फ 14% है ओवरऑल पुलिस बॉडी में। इनका जो है ओवरऑल जो है पुलिस 12% है ओवरऑल। इनकी देश में जनता में कितनी है इनकी पॉपुलेशन, ट्राइबल्स की 8.6, जो कि थोड़ा सा अच्छा है। ओबीसी का तो वर्स्ट है यहाँ इस डेटा के अनुसार,
ठीक, 41% इनका पॉपुलेशन शेयर है, लेकिन पुलिस फोर्स में सिर्फ 25% है। विमेंस के बारे में काफी अच्छी यहाँ पे खबर है, हालांकि इनका रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से पिछले 5 सालों में इनका बढ़ा है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ थी 2014 में वो 1.11 लाख थी, लेकिन अब ये बढ़ के 2,15,000 हो चुकी है। ये अच्छी इन लोग के लिए बात है। और देखिए ये थोड़ा सा आप समझिएगा, जो 2019 में हमारे यहाँ जो है हर 1 लाख पॉपुलेशन पे जो है कितने पुलिसकर्मी हैं, 195 हैं। पिछले साल 2018 में 198 थे। तो अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि नीचे गए हैं। ठीक, आप समझ रहे हो, सिर्फ 195 लोग हैं 1 लाख पे। तभी आप लोग कहते हो कि अभी पीछे यूपी में क्या हुआ था, एक बड़े गैंगस्टर थे जिन्होंने पुलिस वालों को मार दिया था और उनको जो है एमपी में पकड़ा गया और वापस लाया जाया था। सबको मालूम था इनका एनकाउंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस इतनी कम है। अगर ये अपना जो है डर नहीं बनाएंगे, और जहां पे इनको डर बनाना चाहिए तो क्या है कि हर नुक्कड़ हर चौराहे पे पिटेंगे। तो इसलिए इनकाउंटर इनको करना ही था, ये कंफर्म था। ठीक, लोग गाड़ी लेके पीछा करते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने कर दिया वो मीडिया कर्मियों सबको रोक के। अंडमान निकोबार में जो है काफी अच्छा पुलिस रेशियो है 816 का। झारखंड और बिहार में बहुत ही कम है, सिर्फ 55 पुलिस कर्मी है 1 लाख पर। ठीक, ओडिशा में जो है आपका 67 है, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल, ये सब बॉटम वाले हैं। सबसे अच्छा जो है वो जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया, 399 था। अब समझ रहे हो क्यों ज्यादा पुलिसकर्मी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हालात इतने अच्छे है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। बेस्ट पुलिस पॉपुलेशन इन लोग के में थी। और यूएन क्या कहती है कि 2020 तक होती है। ठीक, ये वाली फोटो जो है आप लोग एक वैसे में चेंज करवा दूंगा, ये ठीक नहीं दी गई है। ठीक, मतलब इसमें डेटा गलत है। बाकी जो बताया है डेटा वो एकदम सही था, वो आप लोग उसी को याद करना है। नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन, अब फिर से हर्षवर्धन जी आ गए, आज तो छाए हुए हैं। देखिए ये क्या है कि जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ठीक, उनको मान लीजिए केरला में हुआ, ठीक, तो उसको जो यूपी में यूज करो, ये वाली बात है। और इससे क्या होगा, हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आधारभूत संरचना है वो भी सही होती है, और जो हेल्थ है लोगों की वो भी अच्छी होती है। बस यही काम है, यही चीज यहाँ पे बतानी थी कि 7वां नेशनल समिट हुआ गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस का, जिसको डिजिटली इन्होंने कर दिया। डिजिटल की वजह से कई सारे जो है एक साथ हो जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इन्होंने एक ही साथ, इसके साथ साथ एक नया हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया। यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, हेल्थ से संबंधित। डिजिटल ओशन में भी जैसे क्या बात हो रही थी, डेटा की, यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, हेल्थ से संबंधित जो है डेटा की बात हो रही है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था उसके प्रोज कॉज और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, मेंस वाले प्लीज उसको पढ़ लेना, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जरूर पूछ सकता है। अब इन्होंने ये बनाया गया है किसके साथ साथ, उन्होंने ये भी दिया है ऑपरेशनल गाइडलाइंस होनी चाहिए टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस संबंधित, ठीक, एट आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है 1.5 लाख बनाने की बात करी गई थी ना, वो वाली बात है। ठीक, ये एक तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स क्या हुए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत में तो ये तो कहा गया है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी वाले में आप जाके अपना इलाज करा सकते हो, 5 लाख तक का आपको दिया जाएगा। लेकिन आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो उनकी जगह जो है आप मतलब वहां पे उनको प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी टर्शरी यहाँ बात हो गई, प्राइमरी लेवल पे कौन बनाएंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो यहाँ पे इनका ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी गई कि टीबी सर्विसेज कैसे आपको देनी चाहिए। ठीक, यही सारी बात है। और एक्टिव केसेस डिटेक्शन, रेगुलेशन, सर्विलांस, लेप्रोसी का ये सब किया गया है। ठीक, यही इन्होंने किया, हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारना है। पहली बार ये कहाँ हुई थी, 2013 में श्रीनगर में हुई थी, लास्ट जो है गुजरात के गांधीनगर में हुई है, सीधी सी बात है ये। ठीक, इसके बाद क्या है, गोल क्या है इनोवेशन का, कि भैया ये हेल्थ स्टेटस जो है पब्लिक का भी सही हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स का भी सही हो, सस्टेनेबल मैनर में, यही सारी बात है इसमें। ठीक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम लोग ले सकें, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कारगर, पहुंच योग्य हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, अफोर्डेबल हो जाए, टाइमली हो जाए, सेफ हो जाए। ठीक, आपका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, वहीं डेटा वेटा लेके और सब जगह उसका यूज करते हुए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बना सकें और बेहतर डिसीजन ले सकें, ये वाली बात है स्टेट और नेशनल लेवल पे। ठीक, HMIS वाले जो है आपका 2008 में हुआ था लॉन्च, 2 लाख हेल्थ फैसिलिटीज अपलोड करते हैं डेटा। इसमें आपका मंथली डिलीवरी से ट्रेनिंग से संबंधित जो डेटा है, क्वार्टरली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है एनुअली किया जाता है। ठीक, अगला जो अपना GS पेपर 3 से संबंधित जो है न्यूज, वो है तिहान आपका IIT हैदराबाद से। सिंपल चीज क्या है आपकी, ये तिहान
तिहान एक तरीके का, यहाँ पे इसको ये देख लेते हैं। तिहान क्या है? तिहान एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, ये फुल फॉर्म है। ठीक, आपका यूएवी है, अन अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आपने सुने होंगे ना, जो ड्रोन व्रोन होते हैं, हवा में उड़ते हैं, और साथ ही साथ जो है रिमोटली ऑपरेटेड जो है मशीन हो गई। ठीक, आरओवीज इसको बोलते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हो गए। अब ये क्या है? ये हवा में उड़ सके और ये जो है जमीन पे जा सके, जमीन पे चल सके, और कैसे? अपने आप से। कहीं बारिश हो रही है तो वो रास्ता बदल ले, कहीं कीचड़ आ गया तो रास्ता बदल ले, जैसे ह्यूमंस करते हैं वैसे ही कर पाए, उसी के लिए ये बनाया गया है। सिंपल सी बात है, आईआईटी हैदराबाद में काम हुआ है इस पे। ठीक, और ये जो है हाँ, निशंक जी ने बताया। अच्छा, निशंक जी ने बता दिया है। सीबीएसई, आज ही की बात है ये, सीबीएसई की 31 तारीख को उन्होंने बताया, 31 दिसंबर को सीबीएसई के 10th और 12th के एग्जामिनेशन 1 मार्च से तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे चालू, और आपका जो है ये मई और जून में खत्म होंगे। मई में स्टार्ट होंगे, जून में खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या है आपका? यही सारी चीजें। फर्स्ट टेस्ट बेड बनाया गया ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का, कहाँ? जमीन और हवा में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने पैसा दिया था। कौन से मिशन के अंतर्गत? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंतर्गत। बस ये जानना जरूरी है। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, यूएवी, आरओवीज, ये सारी बात है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। सिंपल क्या है कि आपका फिजिकल सिस्टम्स, मान लीजिए ये मशीन्स हैं, इनको साइबर इंटरनेट से जोड़ो, जीपीएस से जोड़ो, और इनको जो है इनका नेविगेशन ऑटोमेशन कर दो। यही वाली चीज है, एग्जाम्पल के बाद साथ समझ जाइए। ठीक, और ये सेक्शन 8 के अंतर्गत एक कंपनी बनाई गई है, ये सारा आपको पता चलेगा। इसमें कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी आपस में सहयोग, कोलैबोरेशन किया गया है, जैसे कि कई सारे डिपार्टमेंट लगे हैं आपके रिसर्च के, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैथमेटिक्स, ये सारे। और उसके बाद ये ग्रेट स्टेप है अपना आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के लिए। ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए कि हो सकता है आत्मनिर्भर भारत ना पूछे, पूछ ले कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, तो कर लोगे ना डेफिनेशन के अनुसार। ठीक, टोटल 2 एरिया के जो है 2 एकड़ का एरिया बनाया गया, उसमें इसको जो है चेक किया जाएगा। कहीं पे स्प्रिंकलर लगा देंगे पानी बरसाने की, फिर देखेंगे कि भैया वो उड़ते उड़ते उसी पानी में ही तो नहीं चला जा रहा है, या फिर अपना रास्ता बदल रहा है। अगर रास्ता बदल रहा है तो ठीक है। ठीक, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि लैब और ये सब बनाया गया है ऑटोनोमस जो है नेविगेशन के लिए। सिंपल बात है। ठीक, इसके बाद देखिए, ये मैं एक्सरसाइज वैसे पहले करा चुका हूं, अपने पेड ग्रुप में भी हुआ है, फिर से इसको बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी मोदी जी ने 351 किलोमीटर सेक्शन का खुर्जा और भाऊपुर उत्तर प्रदेश में जो है वहां का जो है उसका उद्घाटन कर दिया है। और ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। फ्रेट क्या होता है? मालगाड़ी, समझ लो सीधे। ठीक, गुड्स को ले आना इधर से उधर। अभी क्या है कि हमारे भाई जो एक ही ट्रैक बने हुए हैं, उसी पे जो है मालगाड़ी भी दौड़ती है, उसी पे पैसेंजर गाड़ियां भी दौड़ती हैं। तो अब ये क्या किया जा रहा है कि एक अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है, समझना, अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। ये सिर्फ डेडिकेटेड, तभी नाम दिया गया डेडिकेटेड है, किसके लिए? मालगाड़ियों के लिए। तो अब ये मालगाड़ियां उठ के यहां से पैसेंजर वाली से हटके, पहले क्या अभी पैसेंजर और फ्रेट दोनों चल रही थी, अब यहां से उठ के ये डेडिकेटेड फ्रेट वाले में चलेंगी, तो ये खाली हो गई। ठीक, तो पैसेंजर वाली गाड़ियां भी और आ जाएंगी और इनकी पंक्चुअलिटी बढ़ जाएगी, ये वाली बात है। और यहाँ पे क्या है कि आपकी फ्रेट मालगाड़ियां जो जा रही हैं, अभी क्या है, ज्यादातर हमारा रोड से ट्रांसपोर्ट होता है। आपने ट्रकों का वो सब कुछ देखा होगा। ठीक, रोड से ट्रांसपोर्ट होने से जो है कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। फ्रेट कॉरिडोर होगा तो टाइम, स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम कम होगा, एनवायरमेंट को भी आप संभाल सकते हो, ये सारी चीजें हैं। और आपका जो है कम समय में ज्यादा भार भी आप ले आ सकते हो। ये इसीलिए जो है हमारे हिंदुस्तान पे जो है एक वेस्टर्न वाला बन रहा है और ईस्टर्न बन रहा है। कहां से कहां तक बन रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको बना रही है, वो जो है आप लोग को बताना है क्वेश्चन में। आज क्वेश्चन कम पूछ रहा हूं ना मैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो बताइएगा। इट ऑल्सो डेडिकेटेड नेशन ऑफ द आर्ट ऑपरेशन प्रयागराज में। इन्होंने ये तो किया ही, खोला ही, जो भाऊपुर और खुर्जा वाला, साथ ही साथ इन्होंने एक ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर भी प्रयागराज में खोल दिया। किसने? हमारे मोदी जी ने। ठीक, इसके बाद क्या है, लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो रहा है। इससे रिलेटेड जो है आपको वो बता देता हूँ मेन फैक्ट्स। देखिए 5,750 करोड़ का है,
लोन लिया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने पैसा दिया है। इससे हाई स्पीड हो जाएगी, हाई कैपेसिटी बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन, अदर वर्ड्स वही सारी चीजें हैं। जिसके दो आर्म्स हैं, ईस्टर्न वाला जो है 1839 किलोमीटर का और वेस्टर्न वाला 1500। तो ईस्टर्न वाला लंबा है ज्यादा। ईस्टर्न वाला चालू होता है सोनेवाल लुधियाना पंजाब से और दनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है, और जो वेस्टर्न वाला है वो आपका दादरी उत्तर प्रदेश से चलता है। ठीक है, ये ऐसे है, दादरी उत्तर प्रदेश से और जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक जाता है। ठीक, ये जो किलोमीटर बनाया गया है ये आपका जो है ये बनाया गया, ये आपका सोनेवाल खुर्जा भाऊपुर टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये वाला मुगल सराय का नया नाम रख दिया गया है। ठीक, 70% ऑफ द फ्रेट कॉरिडोर जो है ट्रेन वो अभी चलती है, वही सारी बात है। ये हट के आपकी पैसेंजर वाली ट्रेन फिर आराम से चल सकेंगे। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो गया एक्चुअली। ठीक ठीक, अभी जो है 70% जो हमारा फ्रेट ट्रेन का करंटली जो जाता है वो इंडियन रेलवे नेटवर्क चलता है। अब ये समझ लेना, ये अलग से बन रहा है, जो इंडियन रेलवेज है उनसे अलग बन रहा है ये कैपेसिटी, स्क्रैच से बनाया जा रहा है। ग्रीन क्या है आपका, ग्रीन फील्ड वाला है आपका। ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ब्राउन फील्ड नहीं है, नया है बिल्कुल, स्क्रैच से बनाया जा रहा है। और इसी वजह से क्या है कि स्क्रैच से देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ, और इंडियन रेलवे से मतलब नहीं है, इसकी अलग एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई जो इसको बना रहा है। ठीक, हैवियर लोड ले आ सकता है और इसकी वजह से आपका जो है पैसेंजर वाली खाली हो जाएंगी और जिनकी पंक्चुअलिटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल सीधी ये सिंपल बात है। वहीं सारे बेनिफिट हैं, फास्टर गुड्स जा सकते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ठीक, ये आपका जो है ईस्टर्न, देखो ये ऐसे सोनेवाल से देखे दनकुनी तक जा रहा है, ये वेस्टर्न है दादरी से लेके आपका जेएनपीटी तक, दादरी उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पे बन रहा है। ये आपका जो कौन सा एरिया है, ये आपका ग्रेटर नोएडा मतलब एनसीआर वाला रीजन है। ठीक, ये हो गया। हम लोग आ गए अपने कौन से पार्ट पे, कौन बनेगा आईएएस वाले पार्ट पे आ गए। सहायक एनजी से बात हुई है, ये बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है, ट्रू पूछा रहा है। ठीक, ये क्या एयर ड्रॉपेबल है, कोई एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, उसने जो है नीचे इसको ड्रॉप कर दिया। अब इसमें जीपीएस इनेबल्ड है, ये जाके जो है कई सारे जो शिप्स हैं बहुत दूर स्टेशन हैं उनको जाके जो है इसमें कुछ पेलोड या फिर कुछ 50 किलो तक का ले आके उनको दे सकता है। बस यही बात है, इसमें सारे जो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट वो सही हैं। ठीक, सारे सही हैं।